आज हम शिक्षण यानी टीचिंग की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हम सब स्कूल कॉलेज गए हैं और हमें लगता है कि हम जानते हैं कि टीचिंग क्या है। एक टीचर क्लास में आता है, कुछ समझाता है और चला जाता है। लेकिन इन स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि एक अच्छे टीचर और एक यादगार टीचर में क्या फ़र्क होता है। वो कौन है जो हमें सालों बाद भी याद रह जाता है। तो आज का हमारा मिशन एक तरह से इसी सवाल का जवाब खोजना है। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं वो बताते हैं कि इसका राज सिर्फ पढ़ाने के तरीके में नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे की तैयारी, मनोविज्ञान और सीखने की प्रक्रिया को गहराई से समझने में छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि टीचिंग असल में है क्या। इन पेपर्स में एक बात साफ है, ये सिर्फ दिमाग में जानकारी भरने की प्रक्रिया नहीं है। एक दिलचस्प परिभाषा है जो कहती है कि टीचिंग का मकसद विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ये तो बड़ा गहरा विचार है। मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि सोच और आदतों को बदलना। और ये बदलाव सिर्फ जानकारी देने से नहीं आता। इसीलिए स्रोतों में बार बार इस बात पे जोर दिया गया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक सीधा संवाद, एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि शिक्षण के 3 मुख्य स्तंभ हैं: टीचर, स्टूडेंट और जो सिखाया जा रहा है यानी करिकुलम। जब तक ये तीनों आपस में जुड़ते नहीं, तब तक लर्निंग नहीं होती। मुझे एक और परिभाषा ने बहुत आकर्षित किया, जो कहती है शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये इस पूरी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं सार है। इसका विज्ञान वाला हिस्सा है इसकी तैयारी। एक अच्छा टीचर क्लास में यूं ही नहीं चला आता। उसके पीछे घंटों की प्लानिंग, उद्देश्यों को तय करना और ये सोचना शामिल होता है कि छात्रों की समझ को कैसे परखा जाएगा। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट। अच्छा, तो ये तो विज्ञान हो गया। फिर कला वाला हिस्सा क्या है? कला है असली परफॉर्मेंस। जब टीचर क्लासरूम में होता है, हर क्लास अलग होती है, हर स्टूडेंट का मूड अलग होता है। उस वक्त टीचर को अपनी योजना में मौके के हिसाब से बदलाव करने पड़ते हैं। ये समझना पड़ता है कि कौन सी बात किस तरह समझाई जाए, कब मजाक करना है और कब गंभीर होना है। ये किसी किताब में नहीं लिखा होता, ये अनुभव और सहज ज्ञान से आता है। ये ही कला है। ये तो एक एक्टर या म्यूजिशियन जैसा हुआ। वो रियाज तो करते हैं, जो कि विज्ञान है, लेकिन स्टेज पर जो परफॉर्मेंस होती है वो उस पल की कला है। बिल्कुल सही एनालॉग है। इसीलिए स्रोतों में शिक्षण को एक 3 ध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक और मॉडल है बीएस ब्लूम का, जो इसे दूसरे नजरिए से देखता है। वो कहते हैं कि 3 पक्ष हैं। शिक्षण का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का अनुभव कैसा है, और अंत में उस अनुभव से व्यवहार में क्या बदलाव आया। दोनों ही मॉडल एक ही बात कहते हैं, टीचिंग एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक डायनामिक इंटरैक्शन है। तो अगर टीचिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हर तरह की टीचिंग एक जैसी होती है? जाहिर है नहीं। इन पेपर्स में सीखने के लेवल के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प वर्गीकरण दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये सीखने की एक सीढ़ी है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम उस सीढ़ी पर कहाँ हैं। सबसे निचला पायदान है स्मृति स्तर, यानी रट्टा लगाना। इसमें आपको बस जानकारी याद करनी होती है। जैसे बच्चे कविता रट लेते हैं, भले ही उसका मतलब न पता हो। ये जरूरी है, पर ये असली सीखना नहीं है। और इसके ऊपर का स्तर? इसके ऊपर आता है अवबोध स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ आप सिर्फ रटते नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, आप चीज़ों में फर्क कर सकते हैं। जैसे आप ये समझ जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ सेब की गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सिद्धांत है जो हर चीज़ पर लागू होता है। जब मैंने स्रोत में सबसे ऊंचे स्तर, विमर्शी स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पढ़ा, तो मुझे अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर की याद आ गई। वो हमें कभी सीधा जवाब नहीं देते थे, बल्कि हमारे जवाब पर ही सवाल उठा देते थे। उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, पर अब समझ आ रहा है कि वो हमें इसी स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे थे। वो बिल्कुल सही कर रहे थे। विमर्शी स्तर सीखने का शिखर है। यहाँ आप जानकारी का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और नई समस्याओं को सुलझाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आप ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बन जाते हैं। और एक यादगार टीचर वही होता है जो आपको इस स्तर तक पहुंचने की चुनौती देता है। वाह! तो ये अच्छे और यादगार टीचर के बीच का एक बड़ा फर्क है।
अच्छा, इन स्रोतों में शिक्षण की प्रक्रिया को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसे एक शेफ की तैयारी से जोड़ा जा सकता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। पहला चरण है पूर्व तत्परता अवस्था या प्री एक्टिव फेज। ये शेफ की मिज एन प्लास यानी सारी तैयारी करने जैसा है। सब्जियां काटना, मसाले तैयार रखना, रेसिपी को अच्छी तरह समझ लेना। टीचर के लिए इसका मतलब है लेसन प्लान बनाना, ऑब्जेक्टिव्स तय करना और ये सोचना कि स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज किया जाए। ये शिक्षण का विज्ञान वाला हिस्सा है जो पर्दे के पीछे होता है। इसके बाद आता है अंतः प्रक्रिया अवस्था, मतलब इंटरैक्टिव फेज। तो ये असल में खाना पकाने का समय है। जी हाँ, ये असली एक्शन है। जब शेफ किचन में होता है, आंच को कंट्रोल करता है, स्वाद को देखकर मौके पर बदलाव करता है। टीचर के लिए ये क्लासरूम का समय है। यहाँ प्लान तो होता है, लेकिन असली खेल स्टूडेंट्स के रिएक्शंस, उनके सवालों और उनकी एनर्जी को देखकर खेला जाता है। ये शिक्षण की कला है जहाँ सब कुछ लाइव होता है। और तीसरा चरण है तत्परता के बाद की अवस्था, यानी पोस्ट एक्टिव फेज। तो शेफ के उदाहरण में ये क्या हुआ? मेहमानों से पूछना कि खाना कैसा लगा। बिल्कुल, ये फीडबैक का चरण है। टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि जो सिखाने का लक्ष्य था वो पूरा हुआ या नहीं। क्या स्टूडेंट्स के व्यवहार में वाकई कोई बदलाव आया? इसके लिए टेस्ट हो सकते हैं, सवाल जवाब हो सकते हैं। और ये फीडबैक सिर्फ ग्रेड देने के लिए नहीं है, बल्कि ये अगली बार की तैयारी यानी अगले प्री एक्टिव फेज को और बेहतर बनाने के लिए है। यह एक लगातार चलने वाला चक्र है। ये प्रक्रिया तो बहुत व्यवस्थित है। एक और मॉडल जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है रॉबर्ट गेने का सीखने की 8 परिस्थितियों वाला मॉडल। ये एक पिरामिड या वीडियो गेम के लेवल से ऐसा लगता है। सबसे नीचे सबसे आसान लेवल और ऊपर जाते जाते मुश्किल होता जाता है। हाँ, गिने का मॉडल ये समझने में बहुत मदद करता है कि सीखना एक झटके में नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहला लेवल है संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। ये बहुत बेसिक है, जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती देखकर अपने आप ब्रेक लगना। ये एक आदत की तरह है। और जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, आप एक के बाद एक क्रियाओं को जोड़ना सीखते हैं, जिसे श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग कहते हैं। जैसे गाड़ी चलाना सीखना, जिसमें क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर को एक क्रम में इस्तेमाल करना होता है। फिर एक जरूरी लेवल आता है विभेदन अधिगम या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसका सीधा सा मतलब है फर्क करना। जैसे एक बच्चा शुरू में हर 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता बोल सकता है। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे वो कुत्ते, बिल्ली और गाय में फर्क करना सीख जाता है और हर एक के लिए सही शब्द का इस्तेमाल करता है। ये सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो दिलचस्प है। लेकिन मैं इस पिरामिड के सबसे ऊपरी लेवल के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। समस्या समाधान अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये क्या है? ये सीखने का अल्टीमेट गोल है। इस लेवल पर आप अपने पहले से सीखे हुए नियमों और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके किसी बिल्कुल नई समस्या का समाधान निकालते हैं। यहाँ आप किसी की नकल नहीं कर रहे, आप कुछ नया बना रहे हैं। जैसे एक इंजीनियर सीखे हुए सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक नया ब्रिज डिजाइन करता है। अच्छा। या एक डॉक्टर सारे लक्षणों को देखकर एक मुश्किल बीमारी का पता लगाता है। तो अगर हम इसे अपनी शुरुआती बात से जोड़ें तो विमर्शी स्तर मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल और गेने का समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों का लक्ष्य है एक ऐसा लर्नर तैयार करना जो स्वतंत्र रूप से सोच सके, विश्लेषण कर सके और ज्ञान का निर्माता बन सके। गेने की सीढ़ियां उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तस्वीर साफ हो रही है कि टीचिंग सिर्फ क्लास में लेक्चर देना नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी कला और विज्ञान का संगम है, जिसकी गहरी मनोवैज्ञानिक बुनियाद है। हाँ, और इसमें 3 तरह के किरदार या वेरिएबल हमेशा काम करते हैं। एक है स्वतंत्र चर यानी टीचर, जो सीखने का पूरा माहौल डिजाइन और कंट्रोल करता है। दूसरा है परतंत्र चर यानी स्टूडेंट, जिसका सीखना टीचर की क्रियाओं और बनाए गए माहौल पर निर्भर करता है। और तीसरा और बहुत जरूरी है हस्तक्षेप चर, मतलब करिकुलम, किताबें, सिखाने के तरीके, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच का पुल है। इन्हीं तीनों के आपसी तालमेल से सीखना संभव होता है। इन स्रोतों के अंत में प्रेरणा यानी मोटिवेशन पर एक बहुत जरूरी बात कही गई है। प्रेरणा 2 तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक।
बाहरी प्रेरणा इनाम या सजा से आती है, जैसे अच्छे ग्रेड्स या पेरेंट्स की डांट का डर। लेकिन आंतरिक प्रेरणा आती है अंदर से, जिज्ञासा से, किसी चीज को सच में जानने की इच्छा से। और रिसर्च कहती है कि व्यवहार में स्थायी बदलाव के लिए आंतरिक प्रेरणा ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। और यहीं आकर हमारी सारी बातें जुड़ जाती हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आज के डिजिटल युग में, जहां जानकारी हर जगह मौजूद है, जहां एआई हमें हर सवाल का जवाब दे सकता है, वहां एक टीचर या एक लर्निंग सिस्टम की असली भूमिका क्या है? शायद जवाब यही है, उस आंतरिक प्रेरणा को जगाना, वो गहरी जिज्ञासा पैदा करना जो किसी को सिर्फ जवाब रटने के लिए नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करती है। शायद यही एक अच्छे और एक यादगार टीचर के बीच का असली फर्क है।